बस की उड़ान। जामुली नामक गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वह नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। उस गांव तक मुख्य जमीन से आने जाने के लिए एक छोटा सा बहुत पुराना पुल था। उसी गांव में परमानंद नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास एक बस थी और वही सहारा थी मुख्य जमीन से गांव तक आने और जाने के लिए। एक दिन परमानंद ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, नदी वाले पुल की हालत बहुत खराब है, वह कभी भी टूट सकता है। आप इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं परमानंद भाई, मैंने अपनी तरफ से सरकार को काफ़ी अर्जियां लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुना है नए कलेक्टर साहब आए हैं और वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती हैं, हो सकता है शायद वही कुछ करें। गांव वालों की समस्या की अर्जी देखकर नए कलेक्टर मनोज उस गांव में आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारे गांव में आने के लिए। नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? बस साहब, हमारी तो एक ही समस्या है, हमारा पुल। आप उसे नया बनवा दीजिए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और वो गांव का नया पुल बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार से मंजूरी करवा लेते हैं। लेकिन पुल बनने में तो समय लगना ही था। एक दिन उस पूरे इलाके में काफी जोर का तूफान आता है। नदी का पानी बढ़ता ही जाता है। एक दिन तो इतना भयंकर तूफान आया कि पुराना पुल टूटकर नदी में गिर गया। सभी गांव वाले परेशान हो गए। अरे अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो डूबकर मर ही जाएंगे, हमारा तो आने जाने का साधन भी नहीं रहा। सरपंच जी कुछ कीजिए, हमें बचाइए। हाँ हाँ भाइयों, धैर्य से काम रखो, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी गांव वाले ऊंचे चबूतरे के पास इकट्ठे हो जाओ। परमानंद अपनी बस को पूरे गांव में घुमाता है और सभी गांव वालों को गांव के सबसे ऊंचे चबूतरे पर इकट्ठा कर लेता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर के अंदर नए कलेक्टर मनोज होते हैं। गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाव के लिए आया हूँ। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो जाती है। हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 ही बार वहाँ से उड़ान भर सकता था। यह देखकर परमानंद के दिमाग में एक विचार आता है। कलेक्टर साहब, आप नीचे रस्सा फेंकिए, मैं अपनी बस को इससे बांध लूंगा और बस में सभी लोगों को बिठाकर उस तरफ ले जाएंगे। वो सभी ऐसा ही करते हैं और सभी लोगों को मुख्य जमीन पर सुरक्षित पहुंचाया जाता है। और इस तरह से परमानंद की बस उड़ान बस बनकर सभी लोगों को बचा लेती है। गोल्डन रिक्शा। सीतापुर नामक गांव में एक गरीब रिक्शा वाला रहता था, जिसका नाम भोलू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। वो जो भी कमाता वो सब उसकी पत्नी के दवा में लग जाता। एक दिन गरीबी से तंग आकर वह गांव के सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए की ज़रूरत है। देखो भाई भोलू, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? सेठ जी, मैं आपके पास नौकरी कर लूँगा। सेठ भोलू को पैसे दे देता है और बेचारा मजबूर भोलू सेठ जी के यहाँ गुलामी करने लगता है। सेठ जी की एक पत्नी थी। एक दिन जब सेठ और उसकी पत्नी रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे तो अचानक एक गड्ढा आ गया जो भोलू को दिखाई नहीं दिया। सेठ और उसकी पत्नी दोनों रिक्शे से नीचे आ गिरे। हाय हाय, मार दिया रे मुझे, हे भगवान, ये क्या किया रे पगले? नहीं मालकिन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सेठ भोलू पर बहुत चिल्लाया। अरे नालायक, तुझे दिखाई नहीं देता, गिरा दिया हम दोनों को। भोलू वहां से मायूस होकर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिए। भोलू ने रिक्शा रोककर उनसे पूछा, प्रणाम साधु महाराज, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। साधु भोलू के रिक्शा में बैठ गए। क्या बात है बच्चा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ महाराज, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है और मेरा सेठ मुझे बहुत तंग करता है। साधु ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर चले गए। भोला घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। यह सब सुनकर भोला की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मुझे अब और दवा की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगले दिन सुबह जब भोला उठता है तो अपनी रिक्शा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे
यह क्या, मेरी रिक्शा सोने की तरह कैसे चमक रही है? जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी रिक्शा सोने की तरह चमक ही नहीं रही थी, बल्कि वो सोने की बन चुकी थी। भोला अपने रिक्शा का पैडल निकालकर सुनार की दुकान जाता है। सोने का पैडल सुनार को बेचकर उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर सीधा सेठ के पास जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे और आपका ब्याज। सेठ को पैसे देकर भोलू जैसे ही वहां से जाने लगता है, सेठ गुस्से में उठकर उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर सेठ गिर जाता है और उन्हें काफी चोट लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ! सेठ की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बाहर आती है, लेकिन वो भी ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। तभी साधु महाराज वहां आते हैं। भोला और सेठ जी, देखो आप दोनों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिले हैं। भोला ने ईमानदारी से काम किया तो इसका रिक्शा गोल्डन रिक्शा में बदल गया। और सेठ जी, आपके मन में बेईमानी थी तो आप और आपकी बीवी को दोबारा चोटें लगी हैं, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सीमापुर नेशनल हाईवे के पास बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग नारियल उगाते थे। गांव के अंदर अधिक जगह नहीं होने के कारण सभी किसान हाईवे के आसपास अपने नारियल के पेड़ उगाया करते थे और हाईवे पर नारियल पानी बेचा करते थे। एक दिन एक लड़का जो पेशे से चोर था उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी उसे तेज प्यास लगी। उसने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे नारियल के पेड़ नजर आए। वो झट से एक नारियल के पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़कर पानी पीने लगा। उसे नारियल का पानी बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। क्यों ना मैं नारियल चोरी करना शुरू करता हूँ और इन्हें ले जाकर शहर में बेच दिया करूँगा। अब वो चोर रोज रात को आता और नारियल तोड़कर वहाँ से ले जाकर शहर बेचता। सीमापुर के किसान परेशान होने लगे। अरे भाइयों, लगता है कोई हमारे नारियल चोरी कर रहा है। देखो, कल शाम को मेरे पेड़ पर कितने नारियल थे और सुबह आने पर एक भी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। लेकिन पुलिस उनका मजाक उड़ाती है। अरे क्या बात है मुखिया, मजाक के लिए तुम्हें पुलिस ही मिली है? कोई नारियल भी चुराएगा भला? हाँ जनाब, कोई हमारे रात को नारियल चुरा कर ले जाता है। अरे नारियल चुराना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नारियल नहीं लीची है कि खड़े खड़े तोड़ ली और चुरा ली। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का एक लड़का बिरजू मुखिया से कहता है, मुखिया चाचा, चोर को पकड़ने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे चोर लालच में आ जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिरजू मुखिया के कान में कुछ कहता है और अगले ही दिन मुखिया सभी आसपास के गांवों में घोषणा करवा देता है, सुनो सुनो सुनो, सीमापुर गांव में नारियल तोड़ने की एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें जीतने वाले को एक गोल्डन बाइक इनाम में दी जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता की एक शर्त होगी कि रात के अंधेरे में नारियल तोड़ने पड़ेंगे। गोल्डन बाइक के लालच में चोर प्रतियोगिता में आ पहुंचता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। चोर के अलावा कोई भी अंधेरे में नारियल तोड़ नहीं पाता। मुखिया समझ आता है कि यही चोर है। सभी गांव वाले उसे पकड़कर उसकी पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद चोर अपना अपराध कबूल कर लेता है और इस तरह गोल्डन बाइक के लालच में गांव का चोर पकड़ा जाता है और गांव वालों के नारियल बच जाते हैं। मुखिया और गांव वाले खुश होकर गोल्डन बाइक बिरजू को इनाम में दे देते हैं। हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी, उठिए, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा।
बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं, देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा, क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने? अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है, आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता। काफी दिन बीत गए, लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए। एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा, यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वो मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया। क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो? बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है। क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। Please subscribe.